20 बड़ी खबरों के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल यह कि क्या हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है? क्या आप इस बदलाव के बारे में जानते हैं? क्या आप इस बदलाव के लिए तैयार हैं? क्या सच में महाराष्ट्र में ऐसा कुछ होने वाला है जिससे भारत के भविष्य की राजनीतिक दिशा और दशा में हमेशा के लिए बड़ा बदलाव हो जाएगा? आज देश के हर नागरिक और वोटर के लिए इन सवालों का जवाब जानना जरूरी है, क्योंकि इसके बाद आपको ही तय करना है कि वोट किसको दें, क्या समझ कर दें। देखिए महाराष्ट्र में नई सरकार का वो फॉर्मूला जो बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है। महाराष्ट्र की नई सरकार देश बदल देगी। महायुति की सरकार बैठे ऐसी ही है। हमारा कोशिश जो है वो महायुति की सरकार के बारे में है। अभी कोई कोशिश हमारे दूसरे पार्टी की ओर से नहीं। मुख्यमंत्री शिवसेना का बनेगा। शिवसेना के अभूतपूर्व दाव से शाह को मार। दरवाजे और खिड़कियां तो हमारा भी खुली है, लेकिन हमने ये बंदोबस्त किया है कोई मच्छर या कोई कीटक अंदर ना है। नजदीकी फायदे के लिए दूर का नुकसान करेगी शिवसेना। शिवसेना सौदा करने के चक्कर में बहुत देर लगा रही है। शिवसेना को मुख्यमंत्री की मांग बहुत महंगी पड़ेगी। बीजेपी के बड़े नेता राज्यपाल साहब से मिलते हैं और बहुमत का आंकड़ा देते हैं 145, 145, तो हमें बहुत खुशी हुई। मोदी शाह के 6 साल का सबसे बड़ा संकट। तो कई बार मोहन जी से मिलने जाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये विषय उपस्थित नहीं होता। दूसरी बात, नितिन जी ये राज्य में आने के लिए दूर तक मन में इच्छा उनके नहीं। फडणवीस पर बीजेपी फंसी या शिवसेना? जनता पार्टी का सवाल है। हमारे नेता के रूप में देवेंद्र जी का चयन हुआ है और उनके ही नेतृत्व में महाराष्ट्र में सरकार बननी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की 105 सीटें हैं। महाराष्ट्र में पवार करेंगे सबसे बड़ा जोड़ तोड़। राज्य में अस्थिरता है, वो चिंता उन्हें भी जताई बातचीत में, थोड़ी बातचीत हमारी हो गई है। अब शिवसेना और बीजेपी के लिए करो या कुर्सी छोड़ो जैसे हालात। दोनों तरफ से सत्ता के लिए रस्साकशी हो रही है। शिवसेना भी कर रही है और बीजेपी भी कर रही है। लड़ाई किस बात की है? किसको ज्यादा सत्ता चाहिए? महाराष्ट्र में पहली बार 3 मुख्यमंत्री का फॉर्मूला क्या है? हमारी इच्छा यही रहेगी कि हम शिवसेना के साथ में ही जाए। जब महायुति होती है तो किसी को हम आपके है कौन बोलने का अधिकार नहीं होता। महाराष्ट्र की नई सरकार पर सबसे नया गणित क्या है? प्रपोजल क्या होगा, कैसे होगा, ये ऐसा है, ये कोई हम मीडिया के माध्यम से नहीं बताएंगे। हमने तय कर दिया, हमने मीडिया को कुछ क्षणों के बाद, कुछ दिनों के बाद, कुछ दिनों में हम ये बताएंगे कि हमारी सरकार कब बनेगी। महाराष्ट्र की सियासत में चुनावी नतीजों के बाद अब तक नई सरकार बन जानी चाहिए थी और जनहित की योजनाओं पर काम शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन हो यह रहा है कि अब तक जनता सरकार को लेकर आशंकित है। किसकी सरकार बनेगी? उन्होंने जिस गठबंधन के लिए वोट दिया था वही सरकार राज करेगी या फिर राजनीतिक दल कोई नया गठबंधन का गणित लेकर आएंगे? क्या स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बनेगी या फिर जोड़तोड़ से सत्ता की रेस हासिल की जाएगी? महाराष्ट्र में सियासत का भूकंप आने वाला है। बीजेपी शिवसेना का कोल्ड वॉर गर्म हो गया। जिसके साथ हाथ मिलाया उसी का हाथ काटने की तैयारी। शिवसेना टूटेगी या बीजेपी की किस्मत फूटेगी? महाराष्ट्र में बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री अब इतिहास हो जाएगा। इस वक्त पूरे देश की निगाह महाराष्ट्र की सियासी जमीन पर टिकी है। पर्दे के पीछे भगवा जोड़ी में जबरदस्त जंग चल रही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि एक दूसरे को खत्म कर देने तक का खतरा मंडरा रहा है।
शिवसेना अपने ही विधायकों को बीजेपी की नजर से बचाने लगी है और इसका सबूत है ये तस्वीर। शिवाजी की छापामार रणनीति पर चलते हुए शिवसेना ने अपने 56 विधायकों को गिनती के साथ रंग शारदा में छिपा दिया। इसी बस में भरकर सभी को मुंबई के रंग शारदा ले जाया गया और अब वहां के खिड़की दरवाजों पर भी शिवसेना का पहरा है। उस चर्चा के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अब आगे क्या करना है इसकी रणनीति तय करेगा। महाराष्ट्र के ऊपर राष्ट्रपति शासन जबरदस्ती से थोपना चाहती है। ये राज्य की जनता का सरासर अपमान है। आप बताइए कि हम सरकार नहीं बना सकते, आप बताइए कि हम अपोजिशन में बैठेंगे। राष्ट्रपति शासन लगाने की परिस्थिति आप जो पैदा कर रहे हो, ये महाराष्ट्र के खिलाफ छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आप लेते हो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो इस मिट्टी में उनका जन्म हुआ है, संविधान के शिल्पकार है, आप उनके खिलाफ जा रहे हो। आप सत्ता की हवस छोड़ दीजिए और बताइए कि हमको सरकार नहीं बनाना है। एक तरफ लुका छिपी का खेल चल रहा है, दूसरी तरफ टेबल पर ब्लफ मास्टर का खेल जारी है। शेर आया की तरह हल्ला करते अब तक शिवसेना और बीजेपी दोनों दो बार राज्यपाल से मिल चुके हैं, लेकिन बाहर आकर हर बार ऐसा बयान दिया मानो कह रहे हों हम तो मजाक कर रहे थे। इस विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने गत 5 साल 7 में सरकार चलाए महायुति को सरकार फिर एक बार बनाने के लिए स्पष्ट जनादेश दिया है। उस स्पष्ट जनादेश के आधार पर अब तक सरकार बननी चाहिए थी, वो जल्दी बने, यह सर्वसामान्य नागरिकों की इच्छा है। महायुति को अगर मैंडेट मिला है तो मैंडेट सिर्फ महायुति को नहीं मिला है। महायुति शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन जब हो रहा था और जो बातें तय हुई थी और जनता के सामने आई थी, उस बातों को भी मैंडेट मिला है। लुका छिपी और राजभवन के इस खेल के कई खिलाड़ी रिंग में हैं और कुछ रिंग के बाहर गेम खेल रहे हैं। रिंग के अंदर के खिलाड़ी हैं संजय राउत और मुगंटीवार, जो बोलते हैं हमारे पास इक्का है, हमारे पास बादशाह है, दिखाओ तुम्हारे पास क्या है। उस बनने में थोड़ा समय जा रहा है, तो आगे क्या इसकी लीगल चर्चा करने की दृष्टि से, कानूनी चर्चा करने की दृष्टि से आज हम लोग राज्यपाल जी, माननीय राज्यपाल महोदय जी से मिले, उनको राज्य की स्थिति के बारे में अवगत कराया। उनके साथ आगे क्या इसकी कानूनी चर्चा हुई। मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि 8 तारीख तक विधानसभा की ये मर्यादा है, मुदत है। उससे पहले नई सरकार का गठन होना स्वाभाविक है। अरे यार, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते भी भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना रही, उसका मतलब ये है कि ये पार्टी जो है ये बहुमत नहीं जुटा पा रही। एक तरफ ये दांव फेंक रहे हैं तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र की राजनीति के ग्रैंड ओल्ड मैन शरद पवार दूर से पासा फेंक रहे हैं। कभी सोनिया से मिलते हैं, कभी शिवसेना के विधायकों पर डोरे डालते हैं और कभी कहते हैं हम तो बाहर से देखेंगे, विपक्ष में बैठेंगे। अगर आप लोग एनसीपी और कांग्रेस सरकार बनाएं, इस तरह का बाहर से समर्थन कौन? इसके लिए जो नंबर चाहिए वो नंबर 820 समय से हमारे पास नहीं है। हम लोग इसी पीपल बाहर से हम लोग गिवन रोल फोर्स दे आर गिवन क्लियर कट मैंडेट फोर्स सिटिंग द पोजीशन। लेकिन सूत्र बताते हैं कि पवार ने भारी बारिश में भीगते हुए इसलिए प्रचार नहीं किया था कि वो विपक्ष में बैठे रहें। पवार पावर से दूर नहीं रहना चाहते। बताया जा रहा है कि एनसीपी ने शिवसेना को कह दिया है आपका ही मुख्यमंत्री बनेगा और जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, लेकिन सिर्फ एक शर्त है, बीजेपी से रिश्ता तोड़ दो। कुल मिलाकर शिवसेना के दोनों हाथों में लड्डू हैं, या तो बीजेपी झुके या फिर वो एनसीपी से मिले। दोनों हाल में शिवसेना की सत्ता की मोटी मलाई मिलना तय है, लेकिन इस पूरे खेल में जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करे, क्योंकि वोट तो उसने बीजेपी शिवसेना के लिए दिया था।
मुंबई से अभिषेक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। महाराष्ट्र की सियासत में कुल मिलाजुलाकर शहर मात का खेल चल रहा है और दिन सिर्फ कल तक का है, क्योंकि परसों तक सरकार बन जानी है। अब आपको एक एक करके महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत के बारे में हर बातें बताते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र में आखिर कैसे बननी थी सरकार, जो पहले से तय था, यानी जिस हिसाब से चुनाव लड़ा गया था। महाराष्ट्र में सरकार बनाने का सबसे जो मजबूत फॉर्मूला था, बीजेपी शिवसेना साथ मिले, इसी गठबंधन को जनादेश मिला था, क्योंकि यही गठबंधन चुनाव में जनता के बीच गया था। बीजेपी शिवसेना की सरकार 26 नवंबर तक बन जानी थी। जनता को चुनावी नतीजों के 48 घंटों में सरकार मिल जानी चाहिए थी। बीजेपी शिवसेना में चुनाव से पहले गठबंधन हुआ था। बीजेपी शिवसेना में 50-50 की जो बात आई, यानी जो 50-50 फॉर्मूले का जिक्र किया गया, वो चुनावी नतीजों वाले दिन यानी 24 तारीख को। बीजेपी ने 2019 में 164 सीटों पर चुनाव लड़ा था। शिवसेना ने 2019 में यानी इस साल 124 सीटों पर चुनाव लड़ा। बीजेपी को 2014 की तुलना में 17 सीटों का नुकसान हुआ। हालांकि बीजेपी इस बार कम सीटों पर चुनाव भी लड़ी थी। शिवसेना को 2014 की तुलना में 7 सीटों का नुकसान हुआ। 24 सीटों के नुकसान के बाद भी बीजेपी शिवसेना गठबंधन को बहुमत मिला और इस बहुमत की सरकार बननी चाहिए थी। फिर भी बीजेपी शिवसेना ने अब तक सरकार नहीं बनाई है, क्योंकि जिस दिन नतीजे आए उस दिन 50-50 फॉर्मूले का जिक्र छेड़ दिया गया। अब आपको दिखाते हैं कि महाराष्ट्र में क्यों नहीं बनी है सरकार। इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी एक एक करके आपको दिखाते हैं, उससे आप समझिए। नतीजों के बाद बीजेपी शिवसेना में दांवपेच की राजनीति शुरू हो गई है। शिवसेना नई सरकार में 50-50 फॉर्मूले पर अड़ गई है, जबकि बीजेपी ने 50-50 फॉर्मूले से साफ तौर पर इनकार कर दिया। शिवसेना ने सामना में बीजेपी को कई बार कोसा, जबकि बीजेपी ने बार बार गठबंधन धर्म की याद दिलाई। शिवसेना 2.5 साल मुख्यमंत्री पद पर अभी तक अड़ी हुई है। उसकी मांग है 50-50 फॉर्मूले पर सरकार बने, जबकि बीजेपी किसी भी सूरत में मुख्यमंत्री के पद पर समझौते को राजी नहीं है। शिवसेना का कहना है कि वो सीएम से कम किसी भी बात पर सहमत नहीं है, जबकि बीजेपी की ओर से सीएम समेत कई विभागों पर बात अटकी हुई है, यानी डिप्टी सीएम और मंत्रालय तो बीजेपी देना चाहती है, लेकिन सीएम की पोस्ट नहीं देना चाहती। शिवसेना ने सरकार के मुद्दे पर 2 बार राज्यपाल से मुलाकात की है। वहीं बीजेपी की ओर से भी 2 बार राज्यपाल से मुलाकात की जा चुकी है। शिवसेना ने तो एनसीपी से गठबंधन के संकेत बयानों में भी दिए हैं, जबकि बीजेपी बार बार शिवसेना से ही गठबंधन की बात दोहरा रही है। शिवसेना ने सरकार नहीं बनाने के लिए बीजेपी पर आरोप लगाया, जबकि बीजेपी का कहना है कि शिवसेना के अड़ने की वजह से सरकार बनाने में देरी हो रही है। अब आपके लिए यह समझना भी जरूरी है कि बीजेपी और शिवसेना की सरकार बनने में कितनी मुश्किलें आ रही हैं, क्यों आ रही हैं और उसकी बड़ी वजह क्या है। बीजेपी मुख्यमंत्री पद पर दरअसल समझौता किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहती, जबकि शिवसेना अड़ी है कि 2.5 साल सीएम पद पर समझौता हो, यानी 50-50 का फॉर्मूला। बीजेपी की ओर से डिप्टी सीएम, गृह, राजस्व पर बातचीत बन सकती है, यानी बड़े विभाग शिवसेना को दिए जा सकते हैं, जबकि शिवसेना 2.5 साल सीएम से कम पर तैयार नहीं। उसका साफ तौर पर कहना है सिर्फ विभागों पर वो नहीं मानने वाला। बीजेपी महाराष्ट्र में फडणवीस ही पार्टी का चेहरा है, यह साफ तौर पर बीजेपी की ओर से इसका जिक्र किया गया, जबकि शिवसेना फडणवीस के बिना सरकार की बात कर रही है। बीजेपी के पास फडणवीस जैसा नेता है जिस पर संघ और संगठन दोनों को भरोसा है, जबकि शिवसेना के पास फडणवीस जैसा कद्दावर नेता तो है नहीं। फिलहाल बीजेपी की ओर से फडणवीस ही सरकार के अगुवा है, जबकि शिवसेना फडणवीस के साथ आने को राजी नहीं है। बीजेपी की ओर से फडणवीस या फिर अमित शाह ने उद्धव से सरकार बनाने के मुद्दे पर सीधी बात नहीं की है, ये एक बड़ा फैक्ट है, जबकि शिवसेना को फडणवीस शाह से ठोस भरोसे की उम्मीद थी। आपको याद होगा जिस दिन चुनावी नतीजे आए क्या कुछ कहा था उद्धव ठाकरे। इसीलिए बीजेपी और शिवसेना गठबंधन की सरकार अभी तक बन नहीं पाई है। तो ये सिलसिलेवार तरीके से ये परिस्थितियां। अब आपको यह भी दिखाते हैं कि महाराष्ट्र सरकार का फॉर्मूला नंबर 2 क्या है, यानी एक और विकल्प क्या हो सकता है और उससे जुड़ी दिक्कतों का पूरा गणित क्या है। बीजेपी का आखिरी विकल्प क्या है। बीजेपी यानी शिवसेना को अगर छोड़ दे, यानी माइनस अगर शिवसेना कर दिया जाए, बीजेपी के 105 विधायक है, निर्दलीय अगर मिला लिया जाए 10 है, कुल 115 होंगे, नतीजा बहुमत से कम यानी 30 विधायक कम, सरकार नहीं बन पाएगी। अब सवाल यह है कि अगर 30 विधायक कम है तो वो आएंगे कैसे, कहां से आएंगे और उसके लिए बीजेपी को क्या करना होगा। तो इसका जवाब भी आप देख लीजिए। बीजेपी के पास सरकार बनाने को लेकर कितने विकल्प हैं उन पर नजर डालते हैं। शिवसेना के 30 से ज्यादा विधायक बीजेपी को तोड़ने होंगे, यानी ऑपरेशन लोटस। शिवसेना विधायकों को मंत्री पद का ऑफर देना होगा। शिवसेना समर्थक 7 निर्दलीय विधायक तोड़ने होंगे, यानी जो निर्दलीय विधायक शिवसेना के खिमे में गए हैं उन्हें भी अपने पाले में बीजेपी को तोड़ने होंगे, यानी ऑपरेशन लोटस। शिवसेना विधायकों को मंत्री पद का ऑफर देना होगा। शिवसेना समर्थक 7 निर्दलीय विधायक तोड़ने होंगे, यानी जो निर्दलीय विधायक शिवसेना के खिमे में गए हैं उन्हें भी अपने पाले में बीजेपी को लाना पड़ेगा। शिवसेना के आधे से ज्यादा विधायक तोड़ना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि दल बदल कानून की अपनी प्रतिबद्धताएं हैं।
अब देखिए महाराष्ट्र में सरकार बनाने का फॉर्मूला नंबर 3 क्या हो सकता है। फॉर्मूला नंबर 3 के तहत शिवसेना का आखिरी विकल्प होगा शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस एक साथ मिल जाए, यानी शिवसेना किसी तरीके से कांग्रेस एनसीपी को अपनी पाले में लाए, जिसका वो दावा भी कर रही है। साथ ही जो निर्दलीय विधायक हैं वो भी आ जाए, जो साथ पहले से शिवसेना को समर्थन दे रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के 44 और एनसीपी के 54 विधायक मिलाकर होते हैं 161 विधायक। नतीजा बहुमत से 16 से ज्यादा, बहुमत के लिए सिर्फ 145 विधायक चाहिए। ऐसे हालात में शिवसेना की अपनी सरकार आसानी से बन जाएगी और सीएम पद भी उसे मिल जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस सरकार के लिए शिवसेना को कितने समझौते करने होंगे, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र के साथ साथ देश भर की जनता के लिए यह समझना जरूरी है कि अगर इतना बड़ा बदलाव हुआ तो शिवसेना को अपनी सरकार बनाने में कितनी मुश्किलें आएंगी और उसकी आगे की राह कितनी मुश्किल होने वाली है। शिवसेना को एनसीपी और कांग्रेस का समर्थन लेना होगा। शिवसेना के सामने एनसीपी कांग्रेस से समर्थन के लिए कड़ी शर्तें रखी जा सकती हैं। शिवसेना को बीजेपी से सारे गठबंधन तोड़ने होंगे। इसके अलावा शिवसेना को बीजेपी के साथ केंद्र में भी गठबंधन तोड़ना होगा और कहीं न कहीं जो कांग्रेस की ओर से शर्त रखी गई थी कि जो अतिवादी मुद्दे हैं उन पर अपनी राय छोड़नी होगी, जो पुरानी राय है। शिवसेना को बीजेपी से देशव्यापी सियासी रिश्ते तोड़ने होंगे। शिवसेना को तमाम हिंदूवादी मुद्दों पर अलग राय बनानी होगी। शिवसेना को तमाम मुद्दों पर बीजेपी से टकराव दिखाना होगा। शिवसेना को कट्टर हिंदूवादी छवि को नरम रखने का दबाव होगा, जैसा कांग्रेस की ओर से संकेत पहले दिया जा चुका है। शिवसेना को संसद से सड़क तक कांग्रेस एनसीपी के साथ दिखना होगा, यह भी उसकी एक मजबूरी होगी सियासी। चलिए महाराष्ट्र में कुल सियासी परिस्थितियां क्या है और उनमें क्या विकल्प हो सकते हैं वो आपने ग्राफिक्स के जरिए समझा। लेकिन फिलहाल सरकार बनाने को लेकर गठबंधन की नई कोशिशों का जो दौर चल रहा है उस पर बीजेपी, शिवसेना और कांग्रेस एनसीपी दोनों के लिए गौर करना बेहद जरूरी है, क्योंकि कोई भी फैसला लेने से पहले चारों दलों को यह ध्यान रखना होगा कि उन्हें जो जनादेश मिला है वो क्यों मिला है और पार्टियों का कोई भी फैसला जनादेश के खिलाफ तो नहीं चला जाएगा। महाराष्ट्र में चुनाव नतीजों के साथ सरकार पर रण जारी है। राज्य की सियासत में अगर वो हो गया जो नजर आ रहा है तो ये देश की सियासत में सबसे बड़ा बदलाव होगा। महाराष्ट्र में सीएम पद पर अड़ी शिवसेना अगर बीजेपी के साथ समझौते पर तैयार नहीं हुई तो ये न सिर्फ शिवसेना और बीजेपी बल्कि कांग्रेस और एनसीपी के वोट बैंक के लिए खतरनाक स्थिति होगी, क्योंकि चुनावी नतीजों में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी कांग्रेस गठबंधन को एक दूसरे के खिलाफ जनादेश मिला था, न कि एक साथ सरकार बनाने के लिए। नतीजों के आंकड़े इसी की याद दिला रहे हैं। वर्ली सीट को शिवसेना की परंपरागत सीट माना जाता है। शिवसेना ने पहली बार आदित्य ठाकरे को वर्ली से लड़ाया। वर्ली में शिवसेना और एनसीपी आमने सामने थी। आदित्य को 89,248 वोट जबकि एनसीपी के सुरेश को सिर्फ 21,821 वोट मिले। शिवसेना को एनसीपी के खिलाफ करीब 70% वोट मिले, यानी वर्ली की जनता ने एनसीपी को नकारा और शिवसेना को स्वीकार किया। ऐसे में एनसीपी के साथ गठबंधन से शिवसेना के वोटर नाराज नहीं होंगे। क्या शिवसेना को एनसीपी के साथ सरकार बनाने में फायदा दिख रहा है? कोशिश तो हमेशा होती रहती है, खास करके जिनके हाथ में सत्ता होती है, पावर होती है, एजेंसी होती है, पैसा होता है, वो ऐसी स्थिति का फायदा उठाने के लिए चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे झारखंड हो, चाहे हरियाणा हो, ये हमारी राजनीति का दुर्भाग्य है। आज भी डेमोक्रेसी का ये बातें चलती है, लेकिन मैंने पहले भी कहा है महाराष्ट्र में इस बार किसी भी पार्टी का, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एनसीपी हो, शिवसेना की बात तो छोड़ दीजिए, कोई नहीं टूटे। शिवसेना के विधायकों को हम भी जानते हैं, वो ऐसे थोड़ी फूटते हैं। भाजपा का विधायक हो, शिवसेना का विधायक हो, 15-15 वर्ष हम सत्ता के बाहर रहे तब नहीं फूटे, और अब तो सत्ता साथ में आ सकती है, जनादेश है, तब क्यों फूटेंगे भाई। महाराष्ट्र के एक और जिले में चुनावी गणित हर पार्टी को बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। धुले की सकरी विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी मंजुला तुलसीराम जीते। धुले ग्रामीण सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। धुले सीट पर AIMIM ने जीत हासिल की। धुले की सिंदखेड़ा विधानसभा से बीजेपी विजय हुई। धुले की शिवपुर सीट से बीजेपी ने जीत दर्ज की।
जिले की 5 सीटों में बीजेपी को 2 और कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली। धुले की जनता ने बीजेपी, कांग्रेस, AIMIM और एनसीपी को वोट दिए। धुले की जनता ने अपने अपने हिसाब से जनप्रतिनिधि चुने। अब अगर बीजेपी किसी और से गठबंधन करती है तो उसके वोटर नाराज होंगे। शिवसेना अगर बीजेपी से अलग होती है तो उसका वोट बैंक खतरे में पड़ सकता है। महाराष्ट्र की 17 सीट भी मौजूदा राजनीतिक हालात पर किसी भी नए गठबंधन से पहले इशारा कर रही है। 17 सीट पर बीजेपी के शिवेंद्र भोसले को 59.5% वोट मिले। 17 में एनसीपी के दीपक साहेब राव पवार बुरी तरह हारे। 17 की जनता ने बीजेपी को एनसीपी के खिलाफ वोट दिए। अब बीजेपी अपने परंपरागत गठबंधनों को तोड़ती है तो वोटर नाराज होंगे। सवाल यह है कि बीजेपी और शिवसेना क्या सच में अपने गठबंधन तोड़कर एनसीपी या किसी तीसरे विकल्प पर विचार करेगी? अगर ऐसा हुआ तो ये महाराष्ट्र की जनता के साथ धोखा होगा और जनता धोखा देने वालों को चुनाव में बहुत साफ संदेश देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन। अब आपको दिखाते हैं कि महाराष्ट्र में नई सरकार का असली किंगमेकर कौन है। एक बार फिर से ग्राफिक्स के जरिए महाराष्ट्र की सियासत को आपको समझाते हैं। मौजूदा स्थिति में किंगमेकर कौन? शरद पवार। पवार राज्य की सियासत में सबसे कद्दावर नेता हैं। वो 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पहले रह चुके हैं, जो आज के दौर में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री का तजुर्बे रखने वाले नेता है। शरद पवार की शिवसेना और कांग्रेस दोनों पार्टियों में मजबूत तट है। पवार से शिवसेना के नेता कई बार मिल चुके हैं। ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। शिवसेना और कांग्रेस दोनों ही दल पवार की बात मानते हैं। इसके अलावा शरद पवार जोधपुर की राजनीति में सबसे ज्यादा माहिर माने जाते हैं। शरद पवार में ही वो सियासी दमखम है जो शिवसेना को बीजेपी से अलग रखने में सक्षम है। शरद पवार ही राज्य की सियासत में बड़े बदलाव में सक्षम है। पवार इकलौते ऐसे नेता हैं जो शिवसेना की सरकार पर दबाव बनाने में माहिर हैं। इसलिए शरद पवार किंगमेकर हो सकते हैं। अब ये समझिए महाराष्ट्र में गेम चेंजर कौन? ये भी सिलसिलेवार तरीके से हम आपको समझा देते हैं कि महाराष्ट्र की सियासत में मौजूदा दौर में गेम चेंजर कौन है। शिवसेना 56 और 7 निर्दलीय विधायक, इसके साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी शिवसेना जिसका साथ देगी, जाहिर सी बात है सरकार उसी की बनेगी। मजबूत आंकड़ों के साथ शिवसेना मजबूत स्थिति में है। शिवसेना अपनी शर्तों पर सरकार बना सकती है। शिवसेना अपनी शर्तों पर सरकार बनवा भी सकती है। शिवसेना मुख्यमंत्री पद पर दावा करने में सक्षम है। किसी भी सरकार में मनचाहे विभाग लेने में सक्षम है। शिवसेना इस बात को बखूबी जानती है। बीजेपी पर दबाव बनाकर अपनी मांगे मनवाने में सक्षम है शिवसेना। एनसीपी कांग्रेस पर भी दबाव बनाकर अपनी मांगे मनवाने में सक्षम है, अगर उन्हें अपने साथ लेकर सरकार बनाती है तो। महाराष्ट्र में शिवसेना के बिना सरकार बनना काफी मुश्किल है। ना के बराबर जैसी स्थिति होगी। शिवसेना को लेकर सरकार बनाना जरूरी है। शिवसेना को यह बात बखूबी पता है, इसीलिए शिवसेना मोलभाव कर रही है। इसीलिए शिवसेना अपनी मांगों को लेकर अड़ी हुई है। महाराष्ट्र में बीजेपी के गेम चेंजर कौन है, यह भी आप ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए। देवेंद्र फडणवीस पहली बार 5 साल पूरे करने वाले बीजेपी के मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के दूसरे मुख्यमंत्री। बीजेपी का सवर्ण वोट बैंक बढ़ाने में उनकी बड़ी भूमिका है। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का वादा उन्होंने निभाया है। कोई बड़ा आरोप उनके ऊपर नहीं है पिछले 5 सालों में। संघ और बीजेपी दोनों में मजबूत पकड़ है। दोनों का भरोसा देवेंद्र फडणवीस को हाथ है। मोदी शाह के बहुत काम करने वाले फॉर्मूले पर वो फिट बैठते हैं, लगातार काम करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं। सिर्फ 21 साल की उम्र में नागपुर के कॉर्पोरेटर बन गए थे। 27 साल की उम्र में नागपुर के मेयर बन गए थे। 1999 में पहली बार नागपुर से विधायक बन गए। राजनीतिक जीवन और शासन का काफी लंबा अनुभव देवेंद्र फडणवीस के पास है। महाराष्ट्र में बीजेपी का सबसे साफ सुथरा जाना माना चेहरा। 2019 लोकसभा चुनाव में एनडीए का वोट बैंक 50.8% रहा था। विकास और सकारात्मक राजनीति में विश्वास करते हैं देवेंद्र फडणवीस। विरोधियों के सामने ना झुकने वाला आत्मविश्वास है और यही वजह है कि लगातार जो फिलहाल रस्साकशी चल रही है, उस रस्साकशी में देवेंद्र फडणवीस अपनी बात पर अड़े हुए हैं।